अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है और दो तीन बहुत अहम इशू हैं। एक तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की लेटेस्ट जजमेंट, तो तफसीली वजूहात क्यों अभी तक नहीं आई और क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से आपने मुझसे पूछा है। मैं उसका कोशिश करूँगा आज जवाब देने की। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन है वो डिले हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन वो कई रीज़न्स बता रहे हैं। और उसके अलावा कुछ इलेक्शन कमीशन के अंदर जो नए नोटिफिकेशंस हुए हैं वो हर एक मेन मीडिया स्ट्रीम में नहीं आए, लेकिन वो आप तक बताना बड़े ज़रूरी है, उन पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का शुरू करने से पहले आपको याद है ममनून हुसैन थे सदर पाकिस्तान, नवाज शरीफ ने लगाया था और उन्होंने करप्ट लोगों के बारे में और किस्मों के बारे में क्या कुछ कहा था। ज़रा ममनून हुसैन की ज़ुबानी सुनिएगा, क्या वो बातें सच नहीं साबित हो रही? इस ख़ानदान का चेहरा भी और बाकी लोगों का भी बेनकाब नहीं हो गया? ज़रा पहले वो सुनिएगा ममनून हुसैन की ज़ुबानी। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है। जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामला उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। जी, आपने वो गुफ्तगू सुन ली। अब चला चलते हैं आगे। पहले तो आपके साथ बता देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले का इलेक्शन शेड्यूल जो है वो रोक दिया है। 16 जनवरी से होना था, नवंबर में ये शेड्यूल अनाउंस किया था और इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर यह है कि मौसम की ख़राबी है, इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने पर मुशावरत शुरू कर दी है। और यानी बुनियादी तौर पर वजह देखी जाए तो वहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फ़बारी और मौसम ऐसा होगा कि लोग नहीं निकल सकेंगे। तो इसलिए जो है ना ये नवंबर में मैंने आपको बताया था। और अब जो है ना इसका जो मार्च या शेड्यूल जो आएगा वो ग़ालिबन मार्च में जाता है या अप्रैल में जाता है। इस दौरान इमरान खान साहब का मौका बड़ा है कि बैठकर उन्होंने वैसे तंजीमी ढांचा तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एक बात मैंने उस वक्त भी आपसे करनी थी और मैं चाहूँगा कि चलें थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने कहा था प्रोग्राम में कर दिया जाए। यहाँ आपको लोकल लोगों को मंगवाना है, गली मोहल्ले के लोगों के इन्वॉल्वमेंट, और बड़े अच्छा है सोशल मीडिया टीमों को बाकायदा एक्टिवेट करें, उनको उन तक पहुँचें और इलाके में अभी से काम शुरू करवाएँ। आप इलाके में अगर शुरू कराएंगे तो नताइज आपके पास आ सकेंगे। ये मैं पंजाब के हवाले से ही बात करूँ, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है ना, लेकिन उससे पहले जितनी भी स्कीमें, जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म तो कर रहे हैं ना, वो अब ख़त्म करेंगे तो मसाइल हल होंगे। आगे चलें। अब कुछ 2-3 नोटिफिकेशन है छोटे छोटे, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। यानी मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है कैंटोनमेंट बोर्ड में जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। कैंटोनमेंट बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी नाकस प्लानिंग की वजह से। लोकल इलेक्टेबल्स देखें, मानना पड़ेगा आपको, रवायती सियासत इस काम के लिए कुछ करनी पड़ेगी। यानी मैं जो समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हर एक को इतराज़ हो। अलीम खान साहब की बहुत लाहौर में है और फराज चौधरी जो है उनके बहुत ग्राउंड वर्क में काम करने वाला आदमी है और आप लोगों ने उसको इन्वॉल्व नहीं किया। इस तरह पिंडी के अंदर कई लोग मौजूद हैं जो ग्राउंड वर्क के ऊपर मौजूद हैं, उनको अपने साथ लगाएंगे। अब ये इलेक्शन के डायनामिक्स है जिसको आपने लेकर चलना है और करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ आपको लोगों को साथ लेकर इस तरह चलना है। अगला एक नोटिफिकेशन आपके सामने है शौकत तरीन साहब का, जो है ना जी, जो बाकायदा ये 22 को जारी किया था कि ये रिटर्न कैंडिडेट आ चुके हैं। नोटिफिकेशन चूँकि नहीं आया था रिकॉर्ड पे, तो आप तक वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि शौकत अहमद तरीन। लेकिन एक बात जो मैं बता दूं आपको कि ये बड़े मुख्तसर से अरसे के लिए आए हैं। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पीरियड ख़त्म हो जाएगा 23 में, अगस्त में, नवंबर में, तो ये मार्च 2024 तक है। यानी ये 6 साल पूरे नहीं कर सकेंगे, चूँकि जो पहले जो कैंडिडेट है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, एक्स सेनेटर जो है ना मोहम्मद अयूब ने,
वो अपना पहले तकरीबन आप समझ लें कि 4 साल के करीब वो अपना जो है ना वो एंजॉय कर चुके थे, और बाकी अब जो पीरियड है वो शौकत तरीन सामने इनकी गवर्नमेंट पूरी हो जाएगी और वो बहैसियत सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। अगला एक और नोटिफिकेशन है, वो अब किसी ने बताया ही नहीं है, लेकिन आपके सामने खानेवाल के कॉन्टेक्स्ट में 206 के अंदर PP 206 के खानेवाल का राना मोहम्मद सलीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनका ताल्लुक PTI से था, ये मुंतखब हो गए। ये 24 दिसंबर को जारी किया है नोटिफिकेशन, ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और आखिरी बड़ा अहम नोटिफिकेशन है, अहम इस तरह लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक MNA जो हैं शकीला खालिद चौधरी जो हैं, और वो खालिद लुकमान चौधरी की मिसेज हैं, और वो मुंतखब हो चुकी हैं रिज़र्व सीट के ऊपर नेशनल असम्बली के हवाले से। अब जो अगली बात आपसे जो बात है बड़ी क्लैरिटी के साथ, और आप बार बार पूछते हैं उस पर, तो उस पर गुफ्तगू मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा आपके साथ, और वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस। आगे चलने से कबल बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि नया रेफरेंस नज़र मोहम्मद चौहान ने फ़ाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, वो अभी तक टेकअप क्यों नहीं हुआ। मैंने कोशिश की इन्फॉर्मेशन लेने की, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करना है, और उन्होंने अपने तई सारे मामले को टेकअप करना है। और वो जो ग्राउंड्स उठाई हैं उन्होंने, ग्राउंड्स दो तरह से हैं। एक तो डेफिनेटली कि जॉइंट अकाउंट के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मिसेस का वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और फिर प्रॉपर्टियों की डिटेल के कॉन्टेक्स्ट में कि इनकम टैक्स की रिटर्न FBR की रिपोर्ट अगर एक तरफ भी रख दें तो, लेकिन इस पर जो है ना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है। तो ये उनके ज़िम्मे डाला है कि वो बैठकर इस सारे मामले को टेकअप करें। और आपको मैं बताता चलूँ, आपको याद होगा PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 1, ठीक है ना जी, और जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड कर रहे थे, जस्टिस मकबूल बाकर थे, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी एंड काजी मोहम्मद अमीन। और आपको याद है कि ये मेजॉरिटी ने जो बड़ा क्लियर कर दिया था, और मामला जो है वो भेजा था FBR के पास कि FBR इसकी रिपोर्ट करे, इंक्वायरी करे। FBR ने इंक्वायरी कर दी और 10.5 करोड़ के करीब वो डिटेलें हैं सारी, वो ये जजमेंट बैकग्राउंड पे चल रही होगी, और यहाँ उन्होंने वो पूरी डिटेल वो सारी जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारी दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी है। मोंस्टेयर करेरा खोसो सरीना ईसा का जो नाम स्पेनिश नेम है, तो उस नेम से हवाले से ये सारे मामलात को लेकर चल रही हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अब ये मामला सारा देखना है। और उसका देखने का क्या था, मैंने आपके सामने वो 15 सफ़े की एक रिपोर्ट है, उसमें से चीता सफ़ात मैंने आपके सामने दिखा दिए थे। उसमें से अगर चौथे सफ़े पे आप देखें, वो तीनों प्रॉपर्टीज़ की टोटल डिटेल लिखी हुई है, ठीक है जी। लंदन की तीनों प्रॉपर्टी जो 2004, 2013 और 2013 में की है, 100% इन्वेस्टमेंट है, और ये तकरीबन 10 करोड़ 46 लाख 80,020 रुपये बनते हैं। और फाइंडिंग में बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया था कि तीनों ऑफशोर का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, शोकास दिया था कि आप क्लैरिफिकेशन दें। तो अगले सफ़े पे जो 5वां सफ़ा है, उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्नें जो फाइल की 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 6 सालों की, यानी 13 में प्रॉपर्टी ख़रीदी है ना। तो ये जो कह रहे थे ना जो अरबों रुपए की जायदाद, करोड़ों रुपए के इतनी इनकम डिक्लेयर करती हैं, 93,93,931 रुपये हैं। और इस पे जो टैक्स टोटल उन्होंने गालबन दिया है कोई 5,51,087 रुपये दिया है, ठीक है ना जी। और उसमें वो टोटल बताया हुआ है, यानी इसमें एग्रीकल्चर इनकम जो है ना डिक्लेयर ही नहीं कोई की। और इसी के साथ मैं चलाऊंगा PLD 2000 PDD 2016 1988-89 की बात कर रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद शरीफ ने एग्रीकल्चर इनकम 40,000 रुपये जो थी, 9,36,211 रुपये तो आमदन थी ना, जो करोड़ों अरबों को कहते थे, वो कोई औकात ही नहीं थी मियाँ शरीफ की कोई जायदादें उस वक्त बैठ के एवन फील्ड के अंदर या अपना वहीं लंदन में ख़रीद सकते। तो वो औकात वो सारी सामने आ चुकी है। और इसमें भी इन्होंने मिसेस सरीना ईसा ने एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर नहीं की है। फिर हम आगे चलते हैं 2013 के हवाले से ये सारी बातें, और रिटर्न इन्होंने फाइल की लेट, 2018 की और 2019 की, और जब रेफरेंस शुरू हो चुका था।
ठीक है जी, जो इम्यूनिटी है फॉरेन रेमिटेंस, पैसा फॉरेन रेमिटेंस फॉरेन करेंसी अकाउंट में था, लेकिन ये सोर्स कहाँ था, किधर से आया था, कोई नहीं है, कोई इम्यूनिटी नहीं है। बाहर से आया होता तो फिर डेफिनेटली आप एग्जाम्पशन ले लेते फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो वो आपके पास वो था ही कुछ नहीं है। फिर वो कुछ दो चीज़ें और बड़ी अहम हैं कि जॉइंट अकाउंट के हवाले से है, जॉइंट अकाउंट वो चीज़ें सामने नहीं आ सकी, और बड़ी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ें जो है ना क्लैरिटी के साथ रख दी। जो बच्चों को जो पैसे भेजे थे, बच्चों के खर्चात के लिए भेजे थे, प्रॉपर्टी के लिए तो भेजे नहीं थे, तो बच्चों के खर्चात कैसे पूरे किए वहाँ पर, तो अगर प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं तो ये सवाल भी जो है ना सामने आना है। तो उन्होंने टोटल जो इनकम है इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए और प्रॉपर्टीज़ की डिटेल भी अगर डाली तो ये और यानी 10 करोड़ 46 लाख 80,000 20 रुपये डाला, तो इस पर टैक्स जो टोटल बना जो देने वाला था वो बना 3 करोड़ 58 लाख 57,000 तकरीबन 3 करोड़ 58 लाख 57,507 रुपये। और पेनल्टी इसके अलावा बननी थी, पेनल्टी इसके बराबर ही बन जाती, 3.5 करोड़ के करीब ही बन जानी थी। ये वो आ गया। अब इस रिपोर्ट को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू के अंदर फैसला आया, रिव्यू का फैसला भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर ने उसको बुनियादी तौर पर तहरीर किया है। और जस्टिस मकबूल बाकर ने जो रीज़न्स लिखी हैं, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस नज़र आलम मियाँ खैल, सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन। मंजूर अहमद मलिक रिटायर हो चुके हैं। और जो लिखा हुआ है फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड कैप्शन रिव्यू petitions are allowed and the directions contained in para 4 to 11 of the impugned short order dated Itna and other connected matters along with supported detailed reasons in the majority judgment of the same are recalled and set aside. All the subsequent proceedings, actions, orders, information and reports in pursuance of the directions contained in the short order and the details are declared to be illegal. आप अंदाजा लगाएं, गैर कानूनी है। वही टैक्स चोरी के हवाले से बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर है। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 9 बैकग्राउंड पे मैंने कहा है टीम को चल सके, और मैंने आपके सामने देखें बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई थी। और मैं फिर वो मिसाल दोबारा दोहरा देता हूँ आपको लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर अजहर सिद्दीक वकालत भी करता है और स्मगलिंग भी करता है। अजहर सिद्दीक स्मगलिंग का पैसा भी डिक्लेयर करता है कि ये उसकी आमदन है। अच्छा, आमदन में तो अभी टैक्स दे दिया आपने, लेकिन वो तो स्मगलिंग है। आमदन में तो आपसे कोई नहीं है पूछा जा रहा वो, लेकिन वो स्मगलिंग के ऊपर आपके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलेगा। इस तरह मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ और जो करप्शन का पैसा है मैं उसको टैक्स भी दे देता हूँ, इसमें जो टैक्स नहीं अदायगी हुई हो तो आपके सामने आ चुका हो ना, मैं टैक्स भी दे देता हूँ। तो इनकम के हवाले से तो बात आ गई, लेकिन जो करप्शन का पैसा है वो फौजदारी जुर्म है, उसकी सज़ा अलहदा होगी। और आपको पता है, और मैंने इसमें आपको पता है मैंने खातवी लिख चुका हूँ बैकग्राउंड पे, वो खातवी दोबारा मैं चलवा दूंगा, जिसमें मैंने नैब से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि जजेस इम्यून कहाँ से आ गए यहाँ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से। जब वो नहीं है तो जजेस कैसे इम्यून आ गए? अब जजेस आपके सामने मिसाल है, यानी इस केस में सुप्रीम काउंसिल भी कुछ नहीं कर रही तो नैब को करना है। फिर नैब अगर करेगी तो वो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत होगी। आर्टिकल 175 भी बैकग्राउंड में मैं चला रहा हूँ वो, ताकि आपको समझ आ जाए, और वो भी चल रहा होगा। और उससे क्या होगा? अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। यानी नैब अगर करेगा तो आपको पता है 90 दिन का रिमांड है, गिरफ्तारी होनी है, फिर लेके जाना है, फिर जेल में जाना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर जमानतें होनी है, 7 साल 2 साल जमानतों का लग जाता है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया ना, इसलिए ज़रूरी है सुप्रीम काउंसिल को टेकअप करना। मैं सेक्शन 9 भी बैकग्राउंड पे कह दिया, 175 भी कह दिया, जो लेटर मैंने लिखा है क्लैरिफिकेशन के हवाले से वो भी हम आपके सामने चला दूंगा। अब या तो सुप्रीम काउंसिल को करना है या नैब को करना है। मुझसे आप सवाल पूछते हैं, मैंने आपके सामने रख दिया, और ये डिटेल रीज़न नहीं आ चुकी। आपको पता है कि ये फैसला जो नज़रसानी का जो फैसला है, नज़रसानी का फैसला 26 अप्रैल 2021 का आया हुआ है, और आज हम दिसंबर में आ गए, तफसीली वजूहत देनी है, तफसीली वजूहत पता नहीं क्या है, और कोशिश कर रहा हूं, अभी तक मेरे तक तो कोई इतला नहीं। दूसरा जहां तक जो है ना, जहां तक माइनॉरिटी व्यू है, उन्होंने तो वो अपने तो फैसले पे कायम है, उन्हें तो जरूरत नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में वो रीजन ना भी दें, उन्होंने तो अपना फैसला वही अपहेल्ड करना है ना, अपहेल्ड किया है। लहदा बात है माइनॉरिटी व्यू है, मेजॉरिटी व्यू को रीजनिंग देनी है, वो रीजन नहीं आ सके। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्त आप से, मेरे तक तो अभी तक इतला कोई नहीं है, और रीजन फिर मैं डिमांड करता हूं, ये डिटेल रीजन आने चाहिए, कौम को समझ आना चाहिए ना कि नई जुरिस्प्रूडेंस जो सेट की है वो सामने आ जाए। और ये भी कह दिया गया कि नज़रसानी जो है, जो रिव्यू है, ये स्वाबदीदी इख्तियार है, डिस्क्रिशन है। इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।